हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस साल के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो विश्वकर्मा जयंती को ये स्कीम लॉन्च करेंगे। एंड इस साल विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को थी, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और सितंबर मंथ के अगर आप ऐसे पीआईबी आर्टिकल्स को देखो तो एक नहीं बहुत बार इस स्कीम के बारे में आर्टिकल्स आ चुके हैं, इसके बारे में लिखा जा चुका है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो टाइप के स्कीम्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो ये कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स हो, क्योंकि उनके ऊपर न्यूज़ हमेशा आती है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक भी पूछ लिया उन्होंने, या फिर जो लेटेस्ट अपडेट होती है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे टाइप के स्कीम वो हैं जो कि तुरंत लॉन्च हुए होते हैं, खासकर एग्ज़ाम के 3 या 4 महीने के अंदर। वो आपको डिटेल में करना होता है, क्योंकि उससे अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए होते हैं। तो एग्ज़ाम में लिबर्टी होती है उनके पास कि वो आपसे फिर कुछ भी पूछ लें। ठीक है, यही हो सकता है नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद कोई एग्ज़ाम हो तो शायद ये सैचुरेट हो जाए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाएंगे तो फिर इसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट अभी के लिए ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपको सारा कुछ देखना है, इसका नोट्स बनाना है और इसको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि ये न्यूज़ में था क्यों। तो मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर को, ठीक है, विश्वकर्मा जयंती इस बार थी, तो उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएम विश्वकर्मा अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 17 सितंबर। तो ये क्या था यहाँ पे, विश्वकर्मा जयंती। अब वैसे जीए में भी पूछ सकते हैं ये कि ये डे कब था, क्योंकि इससे रिलेटेड एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो आराम से पूछ सकते हैं आपसे। ना इस आर्टिकल में आपको बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा, हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने बस आपको दिखाया कि ये न्यूज़ में था कहाँ पे। एंड सिर्फ इसी दिन नहीं, आप देखोगे कि सितंबर मंथ में बहुत बार न्यूज़ में ही आया है। ठीक है, मैंने बस एक एग्जाम्पल वहाँ से उठाया। अब एक एक करके देखते हैं कि इस स्कीम से रिलेटेड डिटेल्स हैं क्या, और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने जो बताया आपको कि यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, तो ऑब्वियसली इसका लॉन्च ईयर क्या होगा, 2023। और अगर फिस्कल ईयर के टर्म में लिखे तो ऐसा। और आप इसके साथ साथ ये भी लिख लेना जरूर से कि लॉन्च्ड ऑन विश्वकर्मा जयंती। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बजट में ये पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि विश्वकर्मा जयंती को ही ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। ओके, अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे आप इंडिया को ओवरऑल देखो तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो हमारी सिविलाइजेशन उनसे भी पुरानी है। सिविलाइजेशन पुरानी होने का मतलब ये हो जाता है कि फिर इसी बीच में जितने भी साल से यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन है, तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे क्राफ्ट्स इन्होंने जन्म लिया और वो अभी तक उस पर यहाँ पे वर्क चल रहा है। गांव साइड में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स देखने को मिलेगी जो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, धीरे धीरे होता क्या है फिर, क्योंकि यहाँ से लाइवलीहुड की अगर आप बात करो तो अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ऐसे सामान की डिमांड शहरों में ज़्यादा होती नहीं है। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सारे सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं होती जो गाँव में कोई लोकल ऐसे हैंडीक्राफ्ट यूज़ करके बनाया जाता है। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, बट अगर डिमांड ही नहीं होगी, उसकी डिमांड हो सकता है इस वजह से ना हो कि उसके बारे में किसी को पता ही ना हो। तो अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिमांड में ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक, और ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लोकल लेवल पे ये जितने भी ऐसे वो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो चाहे लोकल आर्ट हो, इससे रिलेटेड कोई भी हो, जो कि छोटे से लेवल पे वहाँ पे अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो शहरों में बल्क क्वांटिटी में ये सब चीज़ें सप्लाई कर पाए। राइट, बल्क क्वांटिटी में तभी होता है जब धीरे धीरे डिमांड उसमें आती रहे, बढ़ती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से ये जो लोकल आर्टिस्ट हैं, या फिर आप ऐसे बोलो कि लोकल जो वर्कर्स होते हैं जिनको कुछ आता है, वो लोहार हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ऐसे करके बहुत सारे लोकल लेवल पे वर्क करने वाले लोग हैं। अब अगर डिमांड नहीं रहेगी तो ये स्विच करना चाहेंगे किसी और सेक्टर में। वो हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर हो
या फिर अगर अनऑर्गेनाइज भी है तो हो सकता है फैक्ट्रीज़ में काम करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि उनको डेली वेज या फिर मंथली वेज ये उनको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे कर कर के हुआ ये कि जो लोकल आर्ट्स हैं उस पर फोकस कम होता गया, एंड अब बहुत कम आपको न्यू जनरेशन में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ये आर्ट फॉर्म्स सीखना चाहते हों, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारा पेट नहीं बढ़ेगा। अब इसका नुकसान ये है कि अगर आप ऐसे देखो सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आर्ट धीरे धीरे मर रहे हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस है कि इनको रिवाइव भी करना है, और इसके साथ साथ, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये सीखना ही सीखना है, राइट। अगर उनको वहाँ से इनकम नहीं हो रही तो फिर वो नहीं सीखेंगे। गवर्नमेंट के यहाँ पे दो काम है। सबसे पहला तो ये कि उसको रिवाइव करना। अब रिवाइवल होगा कैसे, तो उसके साथ अगर कोई इंसेंटिव लिंक्ड हो, ठीक है, उसके साथ अगर कोई इंसेंटिव जुड़ा हुआ हो, तभी फिर लोगों का फोकस वापस इस फील्ड पे आएगा। यही इंसेंटिव देने का पूरा प्रोसेस है, ये पीएम विश्वकर्मा का पार्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो गया, टू कीप अलाइव द लोकल आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट्स। इससे होगा क्या, अगर आप ग्लोबली भी देखो तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये कि जब मार्केट में कोई चीज़ नहीं आती है, उसके पहले हो सकता है बहुतों को ना पता हो उसके बारे में, ठीक है। कुछ ही लोग होंगे जिनको शायद पता चल गया होगा शुरू से। तो जिनको नहीं पता है किसी खास आर्ट फॉर्म के बारे में या फिर क्राफ्ट के बारे में, जब मार्केट में चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे उनको इसके बारे में पता चलेगा, एंड उसके बाद अवेयरनेस धीरे धीरे फैलती है। अब अगर उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है। तो ये जो लोकल लेवल पे वर्क होता है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, लेकिन शहरों तक आते आते उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड डिमांड भी नहीं होती उतनी, ठीक है। अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखो तो वैसी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जिसमें थोड़ी यूनिकनेस हो। और इंडिया क्योंकि बहुत डाइवर्स हमारा कल्चर है, हर स्टेट में आपको अलग अलग आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे। तो अगर इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ किया तो ग्लोबल मार्केट में हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो हमारा बीओपी डेफिसिट रहता है उसमें काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा कवर हो जाएगा इसके थ्रू, लेकिन वो गैप ज़रूर थोड़ा सा नैरो हो सकता है। एंड हमेशा हर कंट्री ये ट्राई करती है कि वो कितनी यूनिक चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करे, ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड करे, सो दैट क्योंकि वो सब चीज़ें कोई और कंट्री वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही, तो हमें इसका काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव इसका कि टू कीप अलाइव लोकल आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट्स। अब देखते हैं इसका कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स को बहुत डिटेल में कवर करना होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी मैं आपको इसका बजट बता देता हूँ, वो है 13,000 करोड़। और ये बजट नहीं है, ये आउटले है, ठीक है, टोटल आउटले। अब अगर टोटल आउटले है तो मतलब कि पहले ही ईयर को फिक्स कर दिया गया होगा कि कितने साल के लिए ये स्कीम वैलिड है। तो ये स्कीम वैलिड है टिल 27-28, ठीक है, 27-28। बहुत सारे स्कीम्स आपको अभी ऐसे मिलेंगे जिसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो फिनांस कमीशन के साथ है, फिनांस कमीशन जो 15th वाली थी उसके साथ है, लेकिन यहाँ पे इसका फिक्स कर रखा है पहले ही कि 27-28 तक ये वैलिड है। तो ये तो हो गए कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स इसके क्या है, और यहाँ पे आपको पूरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स यहाँ पे जानने को मिलेंगे, और ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि ऐसे सारे लोकल आर्टिस्ट या लोकल वर्कर्स जो किसी न किसी आर्ट फॉर्म को जानते हैं, अगर आप फर्स्ट वाली स्लाइड को याद करो तो उसके पहले पैसेज में ये 18 ऐसे आर्ट फॉर्म्स लिखे हुए थे। अगर आप ऐसे देखो, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिख के कि 18 सेक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है, सेक्टर्स बोल लो या फिर आर्ट फॉर्म्स बोल लो, या फिर वर्क एरियाज बोल लो आप। तो ऐसे 18 हैं। आप 18 बस याद रखना नंबर कि ये 18 है। आप वो सारे एक एक करके आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किस्मत बहुत ख़राब हुई तभी ये पूछ देगा कि ये वाला पीएम विश्वकर्मा में इंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि जब इतने सारे हों तो इसके बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगर 4-5 होते तो आपसे पूछ लेते, यहाँ पे 18 है, इतना रिकॉल कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप गो थ्रू कर लेना उसको, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, तो आप एक बार देख लेना, रीड कर लेना, उससे आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के वर्क एरियाज़ हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको वो भी समझ में आ गया तो फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान हो सकता है थोड़ा, ठीक है। तो वो आप देख लेना बाद में। इसमें टोटल 18 ऐसे सेक्टर्स या आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं,
या फिर आप इसको क्राफ्ट भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि किस नोमेनक्लेचर में बात हो रही है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि ऐसे ऐसे वर्कर को रिकॉग्निशन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और उसके साथ एक आईडी कार्ड। अब ये आईडी कार्ड मिलेगा कब या फिर सर्टिफिकेशन मिलेगी कब? तो उसके लिए एवरी वर्कर हैज़ टू अंडरगो आइदर अ बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, दैट वुड कंटिन्यू फॉर 5 to 7 days, या फिर हो सकता है कि वो एक एडवांस्ड ट्रेनिंग हो। तो एडवांस्ड ट्रेनिंग में जो टाइम लग सकता है वो है 15 days या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी रिलेटेड फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो 2 टाइप की इसमें ट्रेनिंग्स होती हैं। दो टाइप्स की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, एक है बेसिक जो चलेगी 5 to 7 days तक, और दूसरी है एडवांस्ड जो कि चलेगी 15 days या उससे ज़्यादा। बेसिक और एडवांस दोनों में जब तक ट्रेनिंग चलेगी, जितने दिन चलेगी, तो हर दिन एक स्टाइपेंड मिलेगा, वो मिलेगा 500 पर डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, नोट्स में इसको जरूर से हाईलाइट करना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब जब ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगी उसके बाद ही इनको सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। नाउ ये होता क्यों है, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? सर्टिफिकेट देने से क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको एक्नॉलेज कर रही है कि उनके पास जो उनके पास जो स्किल्स हैं, वो जो आर्ट फॉर्म जानते हैं, ठीक है, वो नेशन बिल्डिंग का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बस ये एक्नॉलेज करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ मॉनेटरी फ़ायदे भी हो सकते हैं। जैसे इस स्कीम में तो खैर लोन का प्रोविज़न है, उसको हम देखेंगे बाद में। अगर आप ऐसे भी देखो तो अगर ये रिकग्निशन मिलता है तो उनको फॉर्मल सिस्टम से जोड़ना आसान हो जाएगा। वो अगर चाहें तो वो खुद से भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इसको लेके वो किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं जो उनके बिजनेस में या फिर उनके आइडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टूल किट इंसेंटिव। तो अगर किसी आर्ट फॉर्म की बात हो रही है तो हो सकता है कुछ गियर्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट चाहिए होगी, और उसके लिए जो अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, टूल किट इंसेंटिव, वो है 15,000 का। अब यहाँ पे आप ध्यान ये रखना कि दिस 15,000 लाइक दिस अमाउंट 15,000 इज़ नॉट गिवन इन डीबीटी फॉर्मेट, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं है, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन ई कूपन या ई वाउचर बोल लो आप, ऐसे ई वाउचर के फॉर्म में दिया जाता है, डीबीटी नहीं है। तो क्वेश्चन अगर मान लो ये क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर्स टाइप के, लेकिन अगर मेंस में आता है तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं वहाँ पे कि ₹15,000 इज़ गिवन, ठीक है, इन डीबीटी फॉर्मेट, ऐसा वो लिख सकते हैं स्टेटमेंट, तो वो वाला गलत होगा, डीबीटी नहीं होता है ये, इसका भी ध्यान रखना आप। और ये मिलता कब है? तो ये भी लिखा है यहाँ पे कि एट द बिगिनिंग ऑफ बेसिक स्किल ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो टूल किट इंसेंटिव मिलता है वो पूरे स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के किस स्टेज पे मिलता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि वो बेसिक स्टेज जो बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसी समय मिल जाता है। एंड ये थोड़ा लॉजिकल भी है। अगर आपको मान लो ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के टाइम ही उसी टाइम पे आपको वो सारे टूल्स चाहिए जिसकी हेल्प से आप वो काम करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको टूल किट मिले, तो फिर आप ट्रेनिंग के टाइम पे उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। इसलिए भी ट्रेनिंग के जस्ट पहले, बेसिक ट्रेनिंग के जस्ट पहले ये टूल किट दी जाती है। अब हम आते हैं क्रेडिट सपोर्ट पे। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको हम बोलते हैं कोलैटरल फ्री, इसका ध्यान रखना आप, कोलैटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स ऑफ अप टू 3 लाख। अब ये थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में सुनना आप। इसमें जो पहला ट्रांचे है उसमें मिलता है 1 लाख और सेकेंड टाइम में मिलेगा 2 लाख, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 3 लाख। जो 1 लाख मिलेगा उसकी EMI पीरियड वो होती है 18 मंथ्स, मतलब कि 18 महीने में ये 1 लाख का अमाउंट पे करना होता है। जब ये आप पूरा पे कर दोगे उसके बाद ही आपको सेकेंड इसका ट्रांच मिलेगा लोन का, एंड वो है 2 लाख का, एंड उसको पे करना होता है 30 महीने में, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, तो आप चाहो तो नोट्स में इसको ऐड कर लो कि 18 मंथ्स एंड 30 मंथ्स। तो मतलब कि 1 लाख का अमाउंट आपको फर्स्ट टाइम में मिलेगा, उसको आपको पे करना है विद इन 18 मंथ्स। अगर आपने पे कर दिया तो फिर जो सेकेंड लोन है फॉर 2 लाख वो आपको मिलेगा सेकेंड ट्रांचे में।
इस पे इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका इंटरेस्ट क्या है कि इसमें अभी फ़िलहाल के लिए फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने 5%, जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट वो है 5%। बट आपने सुना होगा, आप हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रैक करते होंगे, न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, तो जो इंटरेस्ट रेट है अभी, ठीक है, बैंक रेट है, वो इतना कम नहीं है। जैसे अगर आप पर्सनल लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, इसके लिए अगर आप बैंक जाते हैं तो वो अमाउंट नॉर्मली 10% से ऊपर का ही होगा। तो यहाँ पे अगर 5% पे मिल रहा है तो फिर ये लॉस कौन बियर करेगा। तो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज लोकल आर्टिस्ट या फिर वर्कर्स, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 5% पे ही दिलवाएंगे। गवर्नमेंट खुद नहीं दे रही, ये मिलेगा किसी न किसी बैंक से ही। लेकिन कोई भी बैंक, क्योंकि हर बैंक ऐसे आप देखो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो कमर्शियल होते हैं बाय नेचर, उनका काम चैरिटी करना नहीं है, वो यहाँ पे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो तो लोन देंगे ज़्यादा रेट पे ही। गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर रखा है कि लोगों को जो पे करना है वो करना है 5%। अब जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे करेगी गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन का रेट है वो है 8%, इंटरेस्ट सबवेंशन। और ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सपोज कि बैंक ने बोला कि हमारे साइड से जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 10%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है वर्कर्स को कि आपको 5% ही पे करना है, तो जो रिमेनिंग 5% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। अब सोचो यही इंटरेस्ट हो जाता है 11%, तो 5% बेनिफिशरीज पे करेंगे और जो बाकी का 6% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिस्से में आ रहा है पे करने वाला अमाउंट, ये अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 8% है। अगर 8% से एक्सीड करता है, मतलब आप इसको जोड़ के देखो, मान लो कि 14% है, बैंक ने बोला कि हम 14% पे लोन देंगे, तो पहले जो बेनिफिशरीज थे जिनको कि 5% देना होता था, अगर मान लो वो अभी भी 5% ही देंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग जो इंटरेस्ट बचेगा वो बचेगा 9%। गवर्नमेंट ने बोला कि हम मैक्सिमम 8% का ही दे सकते हैं सबवेंशन, तो ये जो एडिशनल 1% है ये फिर बेनिफिशियरी को पे करना पड़ जाएगा। यानी इस केस में बेनिफिशियरी को पे करना है 6% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे करेगी 8%। तो अब बस इतना याद रखना कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन की मैक्सिमम लिमिट है वो है 8%, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट उससे कम हुआ, मान लो कि 13 से कम हुआ इंटरेस्ट रेट, तो उस केस में लोगों को हमेशा 5% ही पे करना है और वहाँ पे गवर्नमेंट 8% या फिर उससे थोड़ा कम अमाउंट पे करेगी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आई होप कि मैंने समझाया हो तो आपको समझ में आ गया है वो। ये आप याद रखना। इसकी टेन्योर जरूर से याद रखना कि 1 लाख का जो लोन है उसको पे करना होता है 18 मंथ्स में और 2 लाख वाला वो पे करना होता है 30 मंथ्स में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो जितने भी नए नए स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट वो सब में चाह रही है कि ऑनलाइन मोड में ट्रांजेक्शन्स बढ़े एंड इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले कि कैश मैनेजमेंट की झंझट खत्म हो जाती है। दूसरा कि जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल वे में होगा, डिजिटल मोड में होगा, गवर्नमेंट के लिए फिर उतना ही आसान है, क्योंकि ये फिर क्या हो रहा है, फॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा भी जितने एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी डिजिटल मोड में, गवर्नमेंट के लिए फिर उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना भी उसी हिसाब से आसान होगा। क्यों? ट्रांजैक्शन के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि बिज़नेस का नेचर क्या है, इनका डेली का कितना बिजनेस हो रहा है, डेली के हिसाब से फिर मंथली देख लो या फिर ईयरली देख लो उनका टर्नओवर क्या है। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आइडिया हमें लग पाता है अच्छे से अगर सारी पेमेंट डिजिटल मोड में हो, तो उसके हिसाब से फिर पॉलिसी मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो अभी तो मैंने बात की है एंटरप्राइजेज़ की, लेकिन यही चीज़ फिर वर्कर्स के लिए भी ट्रू है, ठीक है, कि जो लोन उन्होंने लिया है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, तो उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कोई बिजनेस अपना सेटअप किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसमें ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं उनके पास। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आइडिया गवर्नमेंट को लग सकता है अगर ऑनलाइन मोड में ट्रांजैक्शन हो। लेकिन आप लोगों को
फोर्स करके नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है, तो अगेन गवर्नमेंट ने उससे कोई इंसेंटिव लिंक कर दिया। तो जब भी बात पैसों की होती है, पैसों के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना या फिर उनको इन्फ्लुएंस करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे जो फीचर है इसका वो ये कि एन अमाउंट ऑफ ₹1 पर डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरे मंथ में, तो हर ट्रांजेक्शन पे 1-1 रुपये, ये मैक्सिमम लिमिट है, इतना कैशबैक मिलता रहेगा। ये जो कैशबैक है इसकी मंथली लिमिट फिक्स की गई, मंथली लिमिट फिक्स की गई है 100, मतलब एक महीने में 100 से ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। तो जो पूरे साल भर का डेटा है, जो पूरे साल भर का नंबर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है 1200 पर एनम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थ्रू दिस स्कीम या फिर ऑल दी बेनिफिशरीज ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम वुड गेट अ मैक्सिमम कैशबैक ऑफ ब्लैंक पर ईयर, ऐसे। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि 1200 है वो, क्यों? क्योंकि मंथली अपर लिमिट है दैट इज़ 100 से ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा, तो पूरे साल भर का होता है 1200, ये आपको याद रखना है। फिर है मार्केटिंग सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बात बोली कि एक बार अगर ये फॉर्मल सिस्टम में आ गए, गवर्नमेंट के डेटाबेस में इनका रिकॉर्ड आ गया, तो गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं कि कैसे इनको सपोर्ट किसी टाइप की हेल्प ऐसे प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, ऑनबोर्डिंग ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स सच एज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी G20 की मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारी, तो जितने भी गेस्ट आए हैं उनको इंडिया मेड गिफ्ट्स ऑफर किए गए हैं। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पेंटिंग हो, पॉटरीज हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, जो कि हमारे लोग ही बनाते हैं। तो अगर ऐसा हो कि GEM पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, ठीक है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज़, उनको पता हो कि कैसे इन लोगों को रीच आउट करना है, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये सब काम किया जा सकता है ना। अगर हम बात करें अमाउंट एलोकेशन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जो अमाउंट रखा गया अलग से, सॉरी अलग से नहीं है, ये 13,000 का ही पार्ट है, वो है 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़, तो ये अमाउंट है मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, सो दैट पीएम विश्वकर्मा स्कीम के जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं तो उनको ये सब बेनिफिट मिल सके, उनको ब्रांडिंग के मौके मिले, उनको GEM पे उनको ऑनबोर्ड किया जा सके। तो ये सब के लिए 250 करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है, जो कि पार्ट है ये 13,000 करोड़, जो कि टोटल आउटले है, उसी का पार्ट है ये 18 ऐसे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, या बोल लो आप ऐसे क्राफ्ट हैं, इसकी लिस्ट है, ये आप देख लेना। ठीक है, हम इसकी लिंक भी डाल देंगे आर्टिकल की, जिसमें एक एक करके सारा लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप एक बार लिंक को चेक कर लेना, उसमें वैसे तो सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं डिस्कस, लेकिन वो एक जगह नोट्स का भी काम करेगा आपके, तो आप हो सके तो उसका प्रिंट ऐसे ले लेना, वो काफ़ी काम आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला है, द स्कीम इज वैलिड टिल 15th फिनांस कमीशन साइकिल। लोन्स फॉर द फर्स्ट ट्रांचे विल बी गिवन एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, वेयर एज द सेकेंड ट्रांचे विल बी गिवन एट 8%। और थर्ड है, द ट्रेनिंग स्टाइपेंड फॉर ईच ट्रेनी इज ₹500 पर डे। इसमें आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। स्कीम को हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है, इससे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है वैसे कुछ, और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखो उसमें आपको शायद ही इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि 3-4 आर्टिकल में जो कंटेंट था उसको मैंने ट्राई किया है कि एक ही सिंगल इसमें इसको फिट इन किया जा सके, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। मेंस में भले आपसे डिटेल में पूछेंगे, वो भी हमने कवर कर लिया है। प्रीलिम्स में थोड़े से वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वीडियो ये अच्छे से देखा है एंड सारी चीज़ों को नोट किया आपने, नोट्स अगर आपके पास हो, बना रहे हो आप तो। एंड ठीक है, तो आज की स्कीम में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे किसी और स्कीम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।